अगर आम आदमी एक विधायक बन जाता है तो 5 साल में 5 लग्जरियस गाड़ी की मालिक बन जाएगा। वो उसकी पत्नी अलग गाड़ी से चलेगी, उसका बेटा अलग गाड़ी से चलेगा, वो 5 गाड़ी से चलेगा। कृष्णा न्यूज को ये प्रमाण देना होगा, नहीं तो हम FIR करेंगे, चूंकि हम बकसने वाले लोग नहीं हैं। और रही बात धूमल सिंह से मिलने के लिए, तो धूमल सिंह एक अपराधी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुमार दिव्यम। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर लगाए हुए हैं और हम मौजूद हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रंजीत सिंह जी। अगर इनकी भूमिका के तौर पे बात करें तो पिछली बार भी इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ा था और इन्हें 29,000 वोट प्राप्त हुए थे। इस बार राष्ट्रीय जनता दल से टिकट का दावा ठोक रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर इस बार फिर से निर्दलीय मैदान में है। आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं। टिकट क्यों कट गया आपका? ये तो पार्टी शीर्ष बताएगा ना, हम इस पे क्या बोल सकते हैं। शायद उन लोगों को 29,000 एकमा विधानसभा के 29,000 जनता के भावना को नहीं समझे और 29,000 जनता जो हमको निर्दलीय के तौर पे अगले चुनाव में हमारे साथ वोट किए थे, तो उनके भावना के साथ खिलवाड़ किए। अब ये तो तेजस्वी जी को समझना होगा ना। एकमा विधानसभा की अगर बात करें तो आपके नज़र में एकमा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा लोग वोट करने वाले हैं और आपके नज़र में कौन सा ऐसा मुद्दा है जो प्रमुखता से चुनाव में उठना चाहिए और जनता के लिए वो बहुत मायने रखता है? देखिए, मुद्दा तो अनेकों हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे एकमा विधानसभा में मुख्य तौर पे 4 मार्केट हैं। एकमा, रसूलपुर, परसा और जनता बाज़ार। आज आज़ादी के 72 साल पार करके हम लोग 73वां वर्ष में प्रवेश किए हैं। यहाँ हर 5 साल पे विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं, लेकिन आप चले जाइए इन 4 मार्केट में कहीं भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र के दूर दराज से हमारी बेटी बहन, चाची वगैरह जब मार्केटिंग करने के लिए जाती हैं तो उन्हें अगर टॉयलेट लगे तो फिर उसकी व्यवस्था कहाँ है। उसके बाद आप चले जाइए अभी मुख्य तौर पे कि वर्तमान में जो भी MLA है वो आज गांव-गांव जाएंगे आप। लगभग 20,000 ऐसी विधवा महिला है जिसको विधवा पेंशन नहीं बना है। बहुत सारे बुजुर्ग एकदम दर-दर की ठोकर खाते हैं, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। आप गांव में चले जाएंगे, किसी भी गांव में सुदृढ़ तरीके से पानी निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। आप नाला तो बनता है, कभी मुखिया जी नाला बनाते हैं, कभी विधायक जी नाला बनाते हैं, कभी सांसद महोदय के फंड से नाला बनता है, लेकिन ये लोग बताएं तो कि अगर गांव में नाला बन रहा है उसका पानी निकास कहाँ होगा। अभी भी चले जाइए, अभी भी नाला बन रहा है। एक चीज़ जो आपने अभी बात की, मुखिया की बात की, तो एक केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा योजना है गरीब मजदूरों के लिए, मनरेगा। और मनरेगा को लेकर अगर हम रिपोर्ट करते हैं, जब हम क्षेत्र में घूमते हैं तो हम देखते हैं हर जगह की यह हालात है कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा धांधली होती है और काम JCB से करवाया जाता है, पैसा कोई और मुखिया उठाता है। तो आप अगर जीत कर आते हैं तो मनरेगा के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जिससे ये जो धांधली है वो रुक सके? ये आपका प्रश्न काफ़ी जायज़ है और इसके लिए सहृदय धन्यवाद। देखिए, रही बात कि जो भी है, लोग कहते हैं कि सुशासन बाबू हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ये मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ सीटिंग MLA को नहीं दिखाई दे रहा है। तो चूंकि इसमें सीटिंग MLA जो है उसका कमीशन है, तो जब यहाँ का अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ आपको जनता अगर विधायक बनाती है, क्यों कि आप कहाँ जायज़ है कहाँ नाजायज़ है उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ तो चूंकि हर जो भी प्रतिनिधि जीतता है तो उसको जनता से थोड़े मतलब है। वो वोट लेने के लिए आएगा, कभी जाति के नाम पे वोट मांगेगा, कहीं पार्टी के नाम पे वोट मांगेगा, और जीतने के बाद फिर जनता जस का तस। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप देते हैं कि अगर आम आदमी जब मुखिया हो जाता है
तो 5 साल में एक लग्जरियस गाड़ी का वो मालिक हो जाता है। चले जाइए बहुसंख्यक मुखिया को देखिएगा कि वो एकदम मुखिया जी का बोर्ड लगा के गाड़ी पे घूम रहा है। वो पैसा आता कहाँ से है? अगर आम आदमी एक विधायक बन जाता है तो 5 साल में 5 लग्जरियस गाड़ी की मालिक बन जाएगा। वो उसकी पत्नी अलग गाड़ी से चलेगी, उसका बेटा अलग गाड़ी से चलेगा, वो 5 गाड़ी से चलेगा। उसका चले जाइए कितने शहर में उसका मकान हो जाएगा। तो ये सारा जनता का शोषण है। अगर एकमा विधानसभा की जनता हमें इस बार विधायक बनाती है तो ये मेरा 100% दावा है कि जो मजदूर का हक है मजदूर को मिलेगा। कहीं भी जेसीबी से काम, अगर मनरेगा का काम मजदूर को करना है तो डायरेक्ट वो मजदूर तक पैसा जाएगा, डायरेक्ट वो मजदूर काम करेगा। कहीं भी जेसीबी और कहीं भी ठेकेदार को चलने नहीं दिया जाएगा। आपने अभी जातीय समीकरण की बात की कि जाति के आधार पर लोग वोट करते हैं। बिहार में सदियों से एक बहुत बड़ा ये मुद्दा रहा है और हर विधानसभा क्षेत्र में जब हम घूमते हैं तो हम देखते हैं कि हर कोई अपनी अपनी जाति के नेता के पीछे जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जातीय समीकरण जो है बिहार के चुनाव में काम करता है, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो आपके अगर क्षेत्र की बात करें, एकमा विधानसभा की बात करें, तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार श्रीकांत यादव हैं जो यादव समाज से आते हैं। लोजपा के उम्मीदवार कामेश्वर सिंह मुन्ना है जो राजपूत समाज से आते हैं। और इस बार धूमन सिंह को टिकट नहीं मिला है, उनकी पत्नी सीता देवी लड़ रही हैं, वो भी भूमिहार समाज से आते हैं और आप भी राजपूत समाज से आते हैं। तो आप इस जो जातीय समीकरण है, जो जात की लड़ाई है, इसको कैसे साधेंगे, कैसे टैकल करेंगे जातीय समीकरण को? देखिए, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 72 साल हो गया। 72 साल से जैसे जब से हमने होश संभाला तब से यही देखते हैं कि जातिगत नेता होते हैं, जाति से जुड़ी हुई पार्टियां बन गई है, धर्म के आधार पे पार्टी है। हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि जनता तो जाति के आधार पे जातिगत नेता को वोट दे देती है, जो जाति से जुड़ी हुई पार्टियां हैं उसको वोट दे देती है। एक चीज हमको बताइए कि आज 72 साल में अगर किसी गरीब की बेटी की सगाई शादी रुकी हो दहेज के अभाव में, किसी भी गरीब के माँ बाप का दवा, पत्नी बेटा बेटी का दवा रुका हो पैसा के अभाव में, तो हम एकमा की नहीं बात करते हैं, हम बिहार की बात करते हैं कि बिहार का कोई भी एक जाति का नेता का नाम बताइए जो वो आके कहा हो कि भाई हम यादव जाति से हैं, हम दलित जाति से हैं, हम राजपूत परिवार से हैं, हम ब्राह्मण परिवार से हैं, आपकी बेटी की शादी रुकी है, आप हमारे जात के हैं, तो इस बेटी के शादी के लिए हम आपको 20,000, 25,000, 50,000 सहयोग करने के लिए आए हैं। अगर आपके माँ बाप की दवा रुकी है, आपके बाल बच्चा का फी रुका है, तो हम आए हैं, आप मेरे स्वजातीय हैं, आपको हम मदद करने के लिए। देखिए, ये सब पाखंड है सिर्फ वोट के लिए। और इस बार एकमा की जनता प्रीपेड है कि हमें किसको वोट करना है, चूँकि हम ना किसी जाति के समर्थक हैं और ना हम किसी भी जातिगत वोट मांगने के पक्ष में हैं। आज तक 10 साल हो गया मेरा एकमा विधानसभा में हम ही बोले हैं, मेरा ही स्लोगन है, जाति ना धर्म इंसानियत के संग। अगर एकमा विधानसभा को रंगना है विकास के रंग तो आइए मिल के चलिए रंजीत के संग। रहा तक रही बात कि अभी श्रीकांत यादव जी, अभी उनका एक हमने देखा था कि 20 साल जदुवंशी तुम तैयार हो जाओ कि 20 साल के बाद किसी यादव को टिकट मिला है। हम श्रीकांत यादव से पूछना चाहेंगे कि उनके घर से गोपाली की दूरी 500 मीटर है और गोपाली में सिपाही यादव जो ठेला चलाते थे उनकी मौत ठंडा के दिन में रसूलपुर में हो गया था और उस परिवार के पास दाह संस्कार कराने के लिए पैसा नहीं था। उस समय श्रीकांत यादव कहाँ थे जो यादव के मसीहा बन के घूम रहे हैं? जब उस ठेले चालक का, सिपाही यादव का दाह संस्कार हम कराए थे। हम तो क्षत्रिय हैं। और जब उनकी बेटी की शादी दहेज के अभाव में नहीं हो रहा था तो उनकी बेटी का शादी, स्वर्गीय सिपाही यादव जी का बेटी की शादी जो हमने कन्यादान किया था ब्लॉक फील्ड में, इसलिए हम हाथ जोड़ के सर झुका के तमाम जाति के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप बचिए, इसलिए कि चूंकि चुनाव आता है तो बहुत सारे बहुरूपिया आ जाते हैं। अभी रिसेंट अभी बता रहे हैं, अभी क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो भाजपा के मौसियाउत भाई है लोजपा। हम तमाम नौजवान से कहना चाहेंगे कि आप याद करिएगा वो 13 दिन का सरकार, अटल जी का सरकार,
जो यही लोजपा रामविलास पासवान अपने स्वार्थ के लिए अटल जी का सरकार गिराए थे। और अभी रिसेंट मुन्ना भैया का एक रैली हुआ था बीजेपी का झंडा लगा के। कैसे ये लोग जनता को गुमराह करता है कि रैली कर रहे थे बीजेपी का झंडा लगा के, और उसके बाद उसके 2 दिन पहले उन्होंने अपना बायोडाटा जमा किया था राजद कार्यालय में। आप मांगिए तो जाइए राजद ऑफिस में मांग के देखिए। तो जो व्यक्ति अगर जमीर बदल सकता है राजनीति के लिए, जो व्यक्ति अगर अपना क्या बोलते हैं ये बहुरूपिया वाला रूप धारण कर सकता है, वो जनता का कभी कल्याण नहीं कर सकता है। ना वो राजपूत का कल्याण कर सकता है, ना दलित का कल्याण कर सकता है, ना ब्राह्मण का कल्याण कर सकता है, क्योंकि ये अपने कल्याण के लिए। एक चीज़ हम रोकेंगे आपको कि अभी आपने आरोप लगाया कि किस तरह से लोजपा और बीजेपी में थे, अभी लोजपा में चले आए। तो लोजपा तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारे दिल में नरेंद्र मोदी बसते हैं और हम बीजेपी का मुख्यमंत्री भी देखना चाहते हैं। तो लोजपा कहीं ना कहीं गठबंधन में साथ तो है ही। बीजेपी अस्वीकार कर रही है कि हम जदयू के साथ हैं, लेकिन लोजपा कह रही है कि बीजेपी के कैंडिडेट भी हमारे साथ लड़ सकते हैं। और अब बिहार में जब देखें तो ज़्यादातर जगहों पे बीजेपी के ही कैंडिडेट जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है वो लोजपा से लड़ रहे हैं। कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा था, हालांकि उसका आपने खंडन भी किया था कि आप वर्तमान विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के साथ हैं, आप उनके सह पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि ये आरोप वाकई में क्यों लगाया गया था, और ये जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, जो नेता जो हैं, वो क्यों ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं? देखिए, इन लोगों के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। इन लोगों के पास अगर कोई मुद्दा होता तो ये अपनी बात रखते ना कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। और रही बात कि ये सिर्फ कृष्णा न्यूज़ के तौर पे जो श्रीकांत यादव जी का प्रोजेक्ट किया हुआ न्यूज़ है, उस पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वो तो हम स्पष्ट बोले हैं कि कृष्णा न्यूज़ को ये प्रमाण देना होगा, नहीं तो हम FIR करेंगे, चूँकि हम बकसने वाले लोग नहीं हैं। और रही बात धूमल सिंह से मिलने के लिए, तो धूमल सिंह एक अपराधी है, धूमल सिंह महंत नहीं है, धूमल सिंह किसी स्कूल का टीचर नहीं है। तो रंजीत सिंह मौत पसंद करेगा, किसी अपराधी के साथ समझौता नहीं करेगा। और चूंकि अगर रंजीत सिंह आज अगर एकमा विधानसभा में आया है, हम कोई नेता नहीं है, हमारी एकमात्र मकसद है कि एक अपराधी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और धूमल सिंह को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हमको किसी हद तक जाना होगा, तो रंजीत सिंह जाएगा। और रही बात कि आप श्रीकांत यादव बोले हैं ना, श्रीकांत यादव का मंच प्रोग्राम देखिए, तो जब ब्लॉक फील्ड में अगर फुटबॉल का मैच हो रहा था तो उस पर मुरली सोनी बैठे हुआ था मंच पे, वो मुरली सोनी को देखिए कि धूमल सिंह के साथ है, धूमल सिंह के पुत्र मन्नू के साथ है। तो रंजीत सिंह मिले हुए हैं कि श्रीकांत यादव मिले हुए हैं। रही बात की अभी चले जाइए रामाशीष राय लहलादपुर, जो श्रीकांत यादव के नॉमिनेशन में है, और वो रात में धूमल सिंह से मिलता है। तो ये सारे लोग मिले हुए हैं। यहाँ मकसद नहीं है धूमल सिंह को हराना, मकसद है एक अपराधी को पुनः विधायक बनाना, जिस मकसद में श्रीकांत यादव धूमल सिंह के सक्रिय साथ निभा रहे हैं। और ये आरोप लगाने वाले को पहले सोचना होगा, और इसका जवाब 3 तारीख को EVM पे जनता देने जा रही है, जिसका परिणाम 10 तारीख को आपको दिखाई देगा कि रंजीत सिंह धूमल सिंह से मिले हुए हैं या श्रीकांत यादव धूमल सिंह से मिले हुए हैं। कुछ लोग तो ये भी सुने हैं, अभी कल आए तो सुने कि जो गाड़ी पर चल रहे हैं रंजीत सिंह किसी का दिया हुआ है। उन तमाम नेताओं से कहना चाहेंगे कि एकमा विधानसभा में 85 गांव में मेरा बिजली जलता है, अगर एक गांव में बिजली जलाने में 20 लाख रुपया लगा है और इस गाड़ी का कीमत 18 लाख रुपया हो सकता है, तो आप देखें तो कि ये गाड़ी खरीद के कोई दिया है या ये गाड़ी किसके नाम पे है। विधायक हैं, उनका भी कहना है कि हमारी सरकार ने बिजली पहुंचाई है, और आप दावा कर रहे हैं कि हमने बिजली पहुंचाया है। तो ये कितना सत्य है? आप स्वयं जाके देख लें। आप चले, हम विधायक के पड़ोसिए के गांव की नाम बता रहे हैं, असहनी मठिया, मेदू छपड़ा, घूड़ापाली, धनुकबारी, सिवरी, ससना, ये विधायक के पड़ोसिया गांव है। तो क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार तो बोले थे कि अगर हम अगले चुनाव में 15 के चुनाव से पहले बोल रहे थे कि अगर हम बिहार में अगर कोई गांव बिजली से वंचित हो जाएगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। किसकी बात करते हैं? घूम घूम के तो वो विशेष राज्य की दर्जा की चर्चा कर रहे थे ना अगले चुनाव में कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। आज कहाँ गया उनका विशेष राज्य का दर्जा? ये सारे पाखंडी है,
और ये जनता के भावना से खिलवाड़ करता है लोग। और रही बात कि आप चूंकि बार बार स्थानीय विधायक की बात करते हैं, क्या है, किसकी बात करते हैं? 15 साल से ये विधायक है ना। चले जाइए आप तमनपुरा, 10 घर उसके स्वजातीय का है, 10 घर वहां पीसीसी ढलाई कराए हुए है। अब पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के ये में जाइए, अभी भी कंकर है। ये लोग कभी भी जनता की हित नहीं कर सकते हैं। जब चुनाव आएगा इनको दिखाई देने लगेगा कहीं पिछड़ा, कहीं अति पिछड़ा, कहीं दलित। शिक्षा के मुद्दे पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सदियों से वर्षों से लचर प्रदर्शन रहा है और नीतीश कुमार के ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार की सबसे बुरी हालात में है। और एकमा विधानसभा की बात करें तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आप जीत कर आते हैं तो आपका क्या प्रोजेक्ट है, आप शिक्षा व्यवस्था के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक अपना, हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि पहले तो 4 विद्यालय 1 से लेकर 10+2 तक का, मतलब एकमा विधानसभा के 4 जोन में बांट के 4 विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एकदम रियायत दर पे मजदूर परिवार के, गरीब परिवार के बच्चा, जैसे वो 5 साल 7 साल के होंगे, उनको हॉस्टल में रख के और उनकी एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। ताकि आज आप चले जाइए, जो भी देहात में सरकारी विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ एक तो कि ना फॉरवर्ड क्लास के युवा को रोजगार मिल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, और ना आरक्षण जिसको मिल रहा है। आप चले जाइए, दलित परिवार है, बहुत सारा गांव है जहां 100 घर दलित बस्ती है, वहां 2 सरकारी नौकरी नहीं है। क्या हुआ 72 साल में आरक्षण? कहाँ गया आरक्षण ये 72 साल में? कब तक पाखंड करेंगे आरक्षण के नाम पे? कब तक गुमराह करोगे जनता को आरक्षण के नाम पे? उसको जब तक आप शिक्षित नहीं करोगे, आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका ऐसा क्या प्लान है जो एकमा विधानसभा के आप सरकारी अस्पताल को देख ले या फिर अन्य जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसको देख ले, स्थिति लचर है, तो आपका इस पे क्या? देखिए, ये तो बहुत ही निहायत आवश्यक है। मेरा प्रयास होगा कि चुनाव जीतने के बाद एक बहुत बड़ा अस्पताल एकमा विधानसभा में बनाया जाए, ताकि गरीब को हर व्यवस्था, आज चले जाइए, अभी रिसेंट कल एक घटना है, मेरे यहाँ एक बच्चा आया कि उसकी पत्नी को डिलीवरी है, उसको सरकारी अस्पताल में कहा है लोग कि यहाँ ऑपरेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर वैसे लोग चले जाते हैं डिलीवरी के केस में प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, उनको 20,000 25,000 रुपया शोषण किया जाता है। तो अगर हम विधायक बनते हैं तो एक बेहतर अस्पताल की व्यवस्था दी जाएगी एकमा विधानसभा में, ताकि हमारे गरीब को कहीं भी किसी तरह की जांच हो या इलाज हो, उसको एकमा से बाहर जाने की नौबत नहीं आए। और सबसे बड़ी बात है कि आप चले जाएं, यहाँ बहुत सारे नेता चुनाव जीते, आज एकमा में कहीं भी ब्लड बैंक की व्यवस्था नहीं है। आप एकमा में जाएंगे, बताइए एकमा में या लहलादपुर में कहीं ब्लड बैंक है? तो जैसे हम विधायक होते हैं, यहाँ एकमा में एक ब्लड बैंक की व्यवस्था कराया जाएगा, ताकि उस जो भी किसी को, गरीब को, शोषित को या किसी को भी ब्लड की आवश्यकता हो तो उसको छपड़ा जाने की ज़रूरत नहीं है। आज एक ब्लड चढ़ाने के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में 5,000 रुपया लिया जाता है। अगर ब्लड बैंक एकमा में होता तो शायद उस गरीब का 5,000 रुपया बचता, 500 रुपया में ब्लड की व्यवस्था हो जाता किट देके। चलिए, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे रणजीत सिंह जी, और एकमा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।